नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी पुरानी ज़रूर है, लेकिन जब जब मैं इसे सुनाती हूँ मुझे सुनने वालों के दिल और दिमाग की नसों की चटकने की खामोश आवाज़ें अब तक सुनाई देती हैं, ठीक उस तरह से जैसे तब हुआ करती थी जब मैं इस घटना से, इस दौर से गुजर रही थी। मेरी प्रैक्टिस का शुरुआती वो दौर था जब एक्टिविज़्म की स्पिरिट से पूरी तरह से लबरेज मैं हर किसी अन्याय और इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया करती थी, एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करती थी। और मेरे लिए एक तरह का कंपल्सिव एक्ट होता था कि अन्याय को नहीं सहना है या किसी पर होते देख आवाज़ ज़रूर उठानी है। वो ये दौर था जब हमारे समाज की लगातार गिरती हुई नैतिकता और मूल्यों का जो पतन हो रहा था, उनसे मेरा शुरुआती ताल्लुक़ था। ये बात नहीं है कि अब मेरी एक्टिविस्ट स्पिरिट मध्यम पड़ गई है, लेकिन हाँ, उम्र और तजुर्बे के साथ थोड़ी टोन डाउन ज़रूर हुई है। कहानी की शुरुआत करते हैं। फरवरी का महीना था। दिल्ली में फरवरी में इतनी ठंड नहीं होती जितनी उस एक दिन थी। बहुत ठंड थी, शायद बारिश हुई थी रात को। सोमवार का दिन था। मैं ओपीडी के लिए ऑलरेडी लेट थी। सोमवार की ओपीडी एक्चुअली बहुत क्योटिक होती है बिकॉज एक दिन की छुट्टी होती है और मंडे इज़ जनरली सपोज टू बी वेरी वेरी हैवी। और मैं ऑलरेडी 9 बजे की ओपीडी में 9:15 9:20 तक पहुंची थी। पेशेंट्स बाहर भीड़ लगी हुई थी और मैं अंदर दंदनाती हुई आती हूँ और घंटी बजाती हूँ और पहला पेशेंट भेजने के लिए इशारा करती हूँ। पहले पेशेंट की स्लिप मुझे नर्स आगे दे जाती है और रूम से चली जाती है। नर्स जो स्लिप उन्होंने दी थी उस पर लिखा है नसीबो, 42 साल, फलाना, जो भी बाकी चीज़ें थी। नसीबो अंदर आती हैं। शी इज़ अ वेरी पेल वुमन, वेरी, ऐसे लग रहा था बहुत डरी हुई हैं। आती हैं, कमज़ोर सी हैं और चेयर पे सर झुका के बैठ जाती हैं। अब मैं सर उठा के उनकी तरफ देखती हूँ और मेरा डायग्नोसिस मन में अंदर चल रहा है दैट शी इज़ वेरी पेल, सो शी कुड बी एनीमिक, यानी कि डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, फाइब्रॉइड भी हो सकता है, पीआईडी भी हो सकता है। इनकम ग्रुप जो था वो लो लग रहा था, साफ तौर पे या पंजाब या हिमाचल इस जगह से वो थी। बट मेरी ये जो गलत आदत है कि बिना पेशेंट से बात किए मैं डायग्नोसिस अपने दिमाग में शुरू कर देती हूँ, बहुत ही गलत आदत है मेरी। इससे मैं बहुत सालों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हूँ, बट उन दिनों तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। खैर, मेरा अंदाज़ा, मेरा डायग्नोसिस दोनों एकदम गलत साबित होते हैं। नसीबो थोड़ा आगे अपनी चेयर लाके कहती हैं, मैं अपनी कुड़ी दे चेकअप वास्ते बात करनी सीखी। अब मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, समझ मुझे अच्छे से आ जाता है। मैं बिना सर को उठाए हुए उनसे कहती हूँ, हाँ तो बुलाइए अपनी बेटी को। तो फिर वो सर झुका के टेबल के नज़दीक आके कहती हैं, ओ ते कार ते है, यानी कि वो तो घर पे है। तो अब मैं अंदर वैसे ही चिड़चिड़ी हो रही हूँ। मैंने कहा, देखिए, अच्छा, ये वो ज़माना था जब टेली कंसल्टेशन नहीं होता था। लोग कभी कभार फ़ोन पे दवाइयाँ पूछ लिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जैसे कोविड के दौरान और उसके बाद शुरू हो गया है। फ़ोन पे कंसल्टेशन नहीं होता था और गायनी का चेकअप तो वैसे भी फ़ोन पे या लॉन्ग डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो मैं थोड़ा इरिटेट हो जाती हूँ, पेपर को उनको रखती हूँ कि अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा लीजिए, जब पेशेंट को साथ में लेके आए तब बात करिएगा। आई थिंक इट वॉज़ अ लिटल सेंसिटिव ऑन माई पार्ट बिकॉज बाद में जो कहानी उभर के सामने आती है उसमें मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, नसीब वो वापस चली जाती हैं, उनकी फ़ी रिफ़ंड हो जाती है और वो अगले दिन ओपीडी के बिल्कुल फैग एंड पे, यानी 2:30 मे बी 2:45 वो आती हैं अपॉइंटमेंट लेके। तो पता चलता है कि लास्ट पेशेंट है जो कल आई थी। तो वो अंदर आती हैं। इस बार स्लिप पे नाम लिखा है गुड्डी, 15 साल। नसीबों के साथ गुड्डी आती हैं, वो जो उनकी डॉटर हैं। गुड्डी अंदर घुस रही है और बच्ची है वो, ऑब्वियसली 15 साल उसकी उम्र लिखी हुई है। डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में कुछ नहीं लिखा होता। मुझे बताया जाता है कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है उसकी क्या उम्र है। खैर, एनीवेज, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जब हमारे पास नहीं होती प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। मैं इस बार थोड़ी काइंडली उसको बुला के बिठाती हूँ, बट गुड्डी जैसे अंदर आती है मेरा डायग्नोसिस फिर शुरू हो जाता है। आई कांटेक्ट नहीं था, ऑकवर्ड गेट थी, ज़मीन के नीचे ऐसे देख रही थी
It could be autism, it could be Asperger's. गुड्डी वॉज नॉट नॉर्मल टू बिगिन विद, वो नॉर्मल नहीं लग रही थी. इट कुड बी सेरेब्रल पाल्सी, इट कुड बी डाउन सिंड्रोम. मैं दूर से अंदाज़ा लगा रही हूँ, फिर वही गलती दोहरा रही हूँ. खैर गुड्डी बैठती है, वो टेबल पे जो भी कुछ पड़ा था उससे खेलने लग जाती है. शरीर से वो बड़ी लग रही थी, लेकिन उम्र जो उसकी बताई गई थी वो 15-16 साल थी, यानी कि वो एक माइनर थी. तो नसीबा मुझसे कहती है कि इसको महीना नहीं आया है. अब एक टीनेजर को जब ये कहा जाता है महीना नहीं आया है, तो उसके बहुत ऑब्वियस से इम्प्लीकेशंस होते हैं. अब उन सारी बातों को दिमाग के पीछे रख के मैं प्रॉपरली चेकअप करने के लिए उसको बोलती हूँ कि इसको लेटाइए. मैं नर्स को अंदर बुलाती हूँ ताकि वो उसको असेस कर सके. ना गुड्डी इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन, उसको नहीं लेटना, नहीं बैठना, उसको तमाम तरह की जो स्टेशनरी पड़ी हुई थी उसके साथ वो खेल रही थी और शी वॉज इन हर ओन वर्ल्ड. एनीवेज गुड्डी को मैं लेटाती हूँ, बेसिक चेकअप होता है उसका, ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स रेट ठीक है, पल्स रेट थोड़ी हाई थी शायद, फैट डिपॉजिशन है. और मैं जैसे ही पर एब्डोमेन यानी कि पेट के ऊपर हाथ रखती हूँ, आई रियलाइज दैट हर यूट्रस इज़ रीचिंग टिल नेवल. अब इससे पहले कि मैं माँ को ये ख़बर दूँ, मैं पूरी तरह से 100% श्योर होना चाहती हूँ. ऑब्वियसली वो अनमैरिड है, ऑब्वियसली उसके साथ कुछ ऐसा बुरा सलूक हुआ है, किसी ने तो किया होगा, लेकिन आई शुड बी 100% श्योर. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ ट्यूमर ऑफ द यूटरस और व्हाटएवर. तो मैं उनसे पूछती हूँ आपके पास आईडी है? तो आईडी तो ऑब्वियसली उनके पास नहीं है. ये आधार उन दोनों शायद शुरू ही हुआ था, तो वो कहती है राशन कार्ड है. एनीवेज मैं अल्ट्रासाउंड करना शुरू करती हूँ. अल्ट्रासाउंड जैसे ही मैं प्रोब रखती हूँ 100% कन्फर्म हो जाता है कि गुड्डी जो है वो 26 वीक्स प्रेग्नेंट है एंड इट्स अ लाइव हेल्दी नॉर्मल फीटस ग्रोइंग इनसाइड हर. अब गुड्डी प्रेग्नेंट है जैसे ही मैंने नसीबो को बताया, नसीबो ने अपने सर पे हाथ रखा और वो ज़मीन पे बैठ गई और बुरी तरह से अपने सर को पीटने लगी कि अपनी भाषा में कुछ बोल रही थी विच आई कुडंट अंडरस्टैंड. नर्स भी हमारी केरलाइट थी, तो हमें दोनों को समझ नहीं आता. मेरे ख्याल से वो कहते हम तो बर्बाद हो गए, मार डालूंगी, ये कैसे हो गया, जैसा कि यूजुअल शॉक होता है. अब ये सिनेरियो हमारे लिए कोई नया नहीं है, बिकॉज प्रेगनेंसी जब आउट ऑफ टर्न होती है तो अक्सर लोग उसे डिनाई करते हैं या एज इफ़ कि आँख बंद कर लेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इस तरह का रिएक्शन होता है. तो उन्होंने बोला डॉक्टर ठीक से चेक कर लो, ऐसा कैसे हो गया, ते भी 15-16 साल दी है. तो मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ, नोट्स डालती रहती हूँ अपने पेपर पे और सिस्टर को बोलती हूँ जाके इनके बेसिक चेकअप्स करिए, जो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, बिकॉज शी इज़ ऑलमोस्ट मोर देन मिडवे. इनफैक्ट 2/3 ऑफ प्रेगनेंसी उनकी ऑलरेडी ओवर हो चुकी है और उनका कोई चेकअप नहीं हुआ है, कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुए हैं. तो ऐसे केसेस को हम अनबुक्ड प्राइमी कहते हैं. गुड्डी की माँ जो है वो गुड्डी को तो बाहर भेज देती हैं और मेरे पास वो टेबल से क्रॉस करके आके मेरा पाँव पकड़ लेती हैं. अब सडनली आई एम कॉट अनअवेयर्स. मैं कहती हूँ प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे मत करिए, मैं अपनी तरह से पूरी मदद करूँगी आपकी. बट जो वो कहती है इसका बच्चा गिरा दो, इसका बच्चा गिरा दो वरना हम चारों मर जाएंगे. अब मैं थोड़ा उत्सुक होती हूँ कि क्या कह रही हैं ये. अब कुछ डार्क सीक्रेट तो निकलेगी, ये तो ऑब्वियस है. पेशेंट मेरे पास कोई वेट नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा सा अपने कल के रूड बिहेवियर को कवर करने के लिए उनको थोड़ा काइंडनेस दिखा के बोलती हूँ कि अच्छा बैठिए, बताइए, पूरी बात बताइए. और जो अगले 40 मिनट 1 घंटे तक मेरी और नसीबों की बात होती है, उसे सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे दिमाग की नसें वाकई चटकने लगती हैं. कहानी कुछ इस तरह से है. नसीबों के फादर इन लॉ को 84 के राइट्स में कुछ सेटबैक हुआ था, उनकी दुकान जला दी गई थी, तो उनको हरिनगर में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा मिला था.
फादर इन लॉ के जाने के बाद उसको उनके जेठ ने हड़प लिया। नसीबो का पति टोटल अल्कोहलिक था, मतलब गॉन केस। सारे टाइम वो शराब पी के धुत रहता था, और नसीबो बीड़ी बनाने की एक फैक्ट्री में या जाने तंबाकू का कोई प्रोडक्ट बनाती थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हर बार जब वो आती थी उनके बॉडी से वो महक जाती ही नहीं थी। खैर, वो सुबह 8 से रात के 8 बजे की शिफ्ट करती थी। एक दिन उनकी छुट्टी होती थी। हस्बैंड उनका डोमेस्टिक वायलेंस करता था, उनको भी मारता था, बच्चियों को भी मारता था, कमाता कुछ था नहीं। जेठ क्रिमिनल प्रवृत्ति का था, उस पर ऑलरेडी मर्डर चार्जेस लगे हुए थे, और वो लोग पंजाब में लोअर कास्ट के एक ऐसे रीजन से थे जहाँ पे थोड़ा फ्यूडल और एक इस तरह का वो था, जहाँ पे ऐसी चीज़ें अगर हो जाती थी तो तुरंत गला काट देते थे और पगड़ी बचाते थे अपनी। तो ये सारी कहानी उन्होंने मुझे बताई कि मेरा जेठ, मेरा हस्बैंड और जेठ का एक बेटा जो कि 25-26 साल का है, हम लोग प्लस मेरी 3 लड़कियां एक ही घर में रहते हैं। मैं जो कमाती हूँ बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियों का पेट भरती हूँ। मेरा जेठ जो है थोड़ा बहुत घर का खर्चा देता है, और उसका जो बेटा है वो ड्रग्स पे है, और उसने कोई कॉलेज वॉलेज कुछ किया है या कुछ डिप्लोमा किया है, पर वो घर पे रहता है, अपने दोस्तों को भी बुलाता है, और इस तरह से है, वो बिगड़ा हुआ है। और मैं जब जाती हूँ, मेरे 2 बच्चे तो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं, तो जब मैं आती हूँ तभी 1-2 घंटे पहले वो आते हैं। दोनों लड़कियाँ हैं, मतलब तीनों लड़कियाँ हैं, लेकिन ये गुड्डी है ऐसी है जो घर स्कूल नहीं जाती है, तो इसको मैं बाहर से बंद करके जाती हूँ, उसका खाना दे के जाती हूँ। अब वो कह तो रही थी, लेकिन पूरी तरह से वो आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि हर रोज़ बच्ची को ऐसे बंद करना कैसे संभव हुआ होगा सालों साल। तो जब मैंने उससे पॉइंट ब्लैंक ही पूछ लिया, देखिए गुड्डी बाहर जाती नहीं है, हाँ, वो बोलती पड़ोसियों तक को नहीं पता इसकी स्थिति का, क्योंकि मजाक उड़ाते हैं बाहर के बच्चे, तो वो हम इसे बाहर नहीं जाने देते। मैं कहती हूँ गुड्डी बाहर जाती नहीं है, गुड्डी घर में रहती है। घर में आपके 3 मर्द हैं, जिसमें एक उसका बाप है, एक ताऊ है, और एक उसका कज़न ब्रदर है। तो गुड्डी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैंने सवाल पूछ तो लिया, बट ये इतना नाइव सवाल था कि वो नीचे देख के बोलती है कि गुड्डी का ताऊ मेरे साथ ज़्यादती करता है, और मैं श्योर नहीं हूँ कि ताऊ ने गुड्डी का फ़ायदा उठाया हो, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया हो। मेरे गले में एक लंप आता है, मैं उसको फॉलो करती हूँ, और मैं कहती हूँ, आर यू श्योर, पक्की बात? तो वो कहती है नहीं, वो लड़का भी हो सकता है। कुछ नाम बोला था उसने, बलजीत या बलबीर, बलजीत और बलबीर पे भी मुझे शक है। और फाइनली जो वो बॉम्ब ड्रॉप करती है कि वैसे तो इसके बाप का भी कोई भरोसा नहीं, जब वो शराब पी लेता है तो उसके आगे कोई भी आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक मेंटली रिटार्डेड बच्ची को सालों साल घर के अंदर उसके अपने सगे वाले, जिसमें उसका खुद का बाप, ताऊ और भाई शामिल है, वो उसको रेप करते हैं, और माँ चुप रहती है, या अपनी इग्नोरेंस जता रही है, या वाकई उसको कुछ नहीं पता। और आप ऐसे बच्चे को घर पे अकेले छोड़ के कैसे जाते हैं? ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। अब गुड्डी की माँ ये कहती हैं कि अगर मैं इसको ले गई और मैंने बता दिया जो आपने कहा है, तो वो तो मार डालेंगे इसको, वो गांव ले जाएंगे, हम चारों को मार डालेंगे, वो पता भी नहीं चलेगा हमारी लाशें किधर गई। और जिस डर से, जिस खौफ के साथ वो ये सब कह रही थी, मुझे भी डर लगने लग गया। कहती है वो तो मैं बता ही नहीं सकती उसको, बाप तो खैर इस लायक ही नहीं है, लेकिन ताऊ जो है उससे मुझे बहुत
ख़तरा है, और उसका बेटा जो है वो, उससे भी मुझे बहुत ख़तरा है। अब क्या करें? तो उन दिनों मैं एनजीओज़ के साथ काम किया करती थी, प्रो बोनो बेसिस पे। प्रयास के साथ थी मैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती ना, होमलेस एडोलेसेंट गर्ल्स, उनके लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन का काम करती थी। तो हमारे साथ बहुत सारे हमारे एनजीओ साथी, ये वो दौर था जब बिना किसी फ़ायदे के हम लोग अपना प्रोफेशनल टाइम डिवोट किया करते थे, बड़ी खुशी से करते थे, हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो जब मैंने अपनी एनजीओ के साथ ये बात छेड़ी, तो उनमें से बहुत सारे लोग तैयार हो गए कि वी मस्ट हेल्प दिस किड आउट। कैसे करें? तो बोलते हैं कि स्पॉन्सर हम ढूंढ लेंगे, आप अपने जिस नर्सिंग होम में आप जाती हैं या विजिटिंग हैं, आप उनसे बात करिए, को कॉन्फिडेंस में लीजिए कि तीसरी चौथी मंजिल पे कोई दूर का कोई कमरा है, वो उसको अगले 2-3 महीनों तक दे दें। वहाँ पे आप उसे रखिए, उसका चेकअप वगैरह करिए। ऑलरेडी 6.5 महीना तो हो गया था उस टाइम तक, 26 हफ्ते और 2-3 हफ्ते बीत गए थे। 2-3 महीने की बात है। वी विल कवर हर एक्सपेंसेस, एंड देन जो भी बच्चा होगा उसको हम अडॉप्शन के लिए दे देंगे। प्लान तो बहुत अच्छा है। मैंने गुड्डी की मदर से बात की, वो मान भी गई, कहती है हाँ कर सकते हैं। मैंने कहा घर पे क्या कहोगी? तो कहती है बोल दूँगी नानी के घर तीनों लड़कियों को छोड़ आई। और वो 2 लड़कियों को उस दिन के बाद से वो अकेला नहीं छोड़ती, बिकॉज मैंने बहुत डांट दिया था उसे। तो दोनों अपनी लड़कियों को, रजनी नाम था एक का, सविता नाम था, एक 13 साल की थी, एक 11 साल की थी। दोनों प्यूबर्टी से क्रॉस हो चुकी थी, तो दोनों को एक ख़तरा था कि कहीं उनके साथ भी सेम स्टोरी ना हो। बट क्योंकि वो मेंटली साउंड थी तो वो अलार्म रेज कर सकती थी। गुड्डी अलार्म नहीं रेज कर पाई, उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ। वो, आप यकीन नहीं मानेंगे, एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में वो इस तरह से घूमती रहती थी, हंसती रहती थी। उसके अंदर जब बच्चा हिलता था तो वो उसको अम्यूजिंग लगता था। और खैर थोड़ा डाइग्रेस कर रही हूँ। जब वो हमारे साथ हॉस्पिटल में करीब 8 नहीं तो 10 हफ्ते रही होगी, इतने सारे गुड समैरिटन्स, एनजीओज, नर्सेज, डॉक्टर्स के रिश्तेदार, वो सब, कोई उसके खाने का ख्याल रख रहा है, कोई उसके लिए कपड़े ला रहा है, इवन कुछ तो टॉयज़ भी लाए, क्योंकि बच्ची के बच्चा होने वाला था। वो टॉय से वो खुद खेलती थी। तो कहने की बात है कि हम किसी तरह से आउट ऑफ द वे जाके एक माइंड, और हाँ एक और बात, उसका हमने बर्थ सर्टिफिकेट भी निकलवाया, किसी तरह से निकलवा लिया, बिकॉज हम एक माइनर को तो नहीं रख सकते थे ना, मतलब डबल वहमी हो जाती। तो हमने उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया फेक, और उसको हमने हॉस्पिटल में रखा, प्रॉपर उसका चेकअप किया। गुड्डी की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शी वॉज अ वेरी हेल्दी प्रेग्नेंट गर्ल। जैसे कहते हैं ना हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, ऐसा कुछ भी नहीं था। खूब वो खाती थी, दिन में आई थिंक 5 या 6 मील्स वो खाती थी, और खूब उसका वज़न बढ़ गया था, बच्चा भी अंदर अच्छे से पल रहा था। तो एक स्टेज पे तो हमें उसे खाने के लिए मना करना पड़ा, बिकॉज़ हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी थी, और ये बच्ची है जिसके अंग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो हम किसी भी हालत में सिजेरियन इसका नहीं करना चाहते थे, एक तो कॉस्ट और दूसरे कंसेंट, और अंत में यही हुआ। तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तक बता दूँ कि हाँ, गुड्डी हमारे साथ एक रूम में रही जहाँ विजिटर्स नहीं आते थे, बट हाँ वो नर्सिस के साथ एकदम घरेलू एटमॉस्फेयर हो गया था। हर एक जगह वो घूमती रहती थी। लास्ट जब उसके पेन्स शुरू हुए, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, मुझे पता चला, मैं उस ट्रिप को शॉर्ट करके आई, बिकॉज वो पूरी मेरी जिम्मेदारी पे थी। हम शुरुआत में उसका अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती गई, उसकी चीखें अनबेरेबल होती गई। मतलब वो उठ के भागती थी, ज़मीन पे लौट जाती थी, वो दर्द नहीं सहन कर पा रही थी। और अनफॉर्चुनेटली उसके जो लेबर था वो इतना प्रोट्रैक्टेड था,
नॉर्मली 6, 8, 12 घंटे में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन वो 24 से 28 घंटे भी के बाद भी उसका सर्वाइकल डायलिटेशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। अब हमने बहुत वेट किया, एक स्टेज ये आ गई कि लड़की ही कोलैप्स होने वाली थी, डिहाइड्रेशन हो गया उसको, शी हर्ट हर सेल्फ अगेंस्ट, शी फेल डाउन एंड उसके सर के ऊपर चोट लगी। अब हमने कहा कि दोनों ही ना ख़त्म हो जाएं, बच्चा और ये गुड्डी। तो हमें लगा हमें सिजेरियन कर देना चाहिए, दिस इज़ अ डायर स्ट्रेट, ये बहुत इमरजेंसी वाली बात है। हमने उसकी माँ को बुलाया। अच्छा, माँ जो थी, क्योंकि हम लोग इतनी सारी जिम्मेदारी ले रहे थे, माँ फॉर सम रीज़न वॉज स्लाइटली रिलैक्स्ड। वो बच्ची के साथ रहती थी, खाना उसको भी मिलता था। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि उसकी सारी चिंताएं ख़त्म हो गई थी, बट थोड़ा सा वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर रही थी, जो कि मुझे ऑड लग रहा था। खैर, माँ को बुलाया, बोला सिजेरियन करना होगा, खून देना होगा, किसी को बुलाओ, चाहे मायके से बुलाओ, अपने इसके ननिहाल से बुलाओ, कहीं से भी बुलाओ। अब माँ कहती मैं नहीं साइन करूँगी। पता नहीं उसको साइन करने में क्या प्रॉब्लम थी। मैंने कहा ये मर जाएगी, तो कहती है मर जाने दो। ऐसे लग रहा था जैसे मुसीबत है किसी तरह से ख़त्म। आई वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस। इतने हफ्ते तक हमने उसकी इतनी अच्छी केयर की, अब हम अपनी पूरी मेहनत को ऐसे जाने दें? और इंसान है भाई, किस तरह से हम उसको मरता हुआ छोड़ दें? और हमने कितने सारे रूल्स को तोड़ा था। अगर वो मर गई तो कौन जवाब देगा? एनीवेज, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना टेंशन वाला काम था। और मुझे एज़ यूजुअल बहुत गालियाँ पड़ी कि तुमको ज़रूर अपने उड़ते हुए तीर लेने होते हैं, ये नहीं करना चाहिए था तुमको, बट आप तो कर दिया ना, आप तो कर दिया। तो हमारे एक एनेस्थेटिस्ट होते थे, उनके बेटे को ये सब पता था। ही वॉज नॉट अ मेडिको, ही वॉज अ लॉयर। वो आए, बोले मैं कंसेंट देता हूँ, आप करिए। उन्होंने कंसेंट पेपर पे साइन किया। हमने विद इन हाफ एन आवर हमने इंसिजन करके बेबी को निकाल लिया। 1.5 घंटे में सिजेरियन ओवर। गुड्डी वॉज ब्लेस्ड विद हेल्दी 2.8 kg male baby, full term of 38 weeks, and baby was attended by the pediatrician duly, और वो बच्चा cried at the time of birth, it was normal. Doctor said 99% he is mentally sound, there is no sign of any abnormality like what the mother suffered. गुड्डी मैडम डिलीवर होने के बाद आराम से कम 12-14 घंटे तक सोती रहीं। उसके बाद उठी तो खाती रहीं, मतलब इन द सेंस जब उसको अलाउ हो गया, वी डिड इट इन स्पाइनल। उसके बाद बच्चे को तो एनजीओ टुक ओवर कि जब व्हेन मदर इज़ इन अ कंडीशन वी विल सी, और नहीं तो हम अडॉप्शन के लिए इसकी तैयारी करते हैं। गुड्डी वॉज रिकवरिंग वेल। हम नॉर्मली 5वें दिन उन दिनों छुट्टी किया करते थे सिजेरियन के बाद। 4th डे मॉर्निंग में मुझे फ़ोन आता है कि मैम पेशेंट इज़ अब्सकॉन्डिंग। ना माँ का पता है, ना गुड्डी का पता है, ना उनका सामान है रूम में, वो तो चले गए रात के अंधेरे में। अब वी वर वेरी एंग्री कि हम आउट ऑफ द वे जाके इतनी मदद कर रहे हैं। माँ में कम से कम इतनी तमीज़, इतना लियाकत तो होनी चाहिए, हमें बता के जाए हैं। एक होता है डिस्चार्ज विदाउट एनी कंसेंट, एक होता है कि आप एब्सकॉन्ड कर रहे हो, एक होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। हाँ, आप एब्सकॉन्ड कर रहे हो। एब्सकॉन्ड में यूजुअली हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, पर पुलिस को तो हम पिक्चर में ला ही नहीं सकते थे। एनीवेज, ऑल ऑफ अस वर वेरी एंग्री। गुड्डी चली जाती है, माँ चली जाती है। उसके बाद ना मुझे कभी गुड्डी नज़र आती है, ना उसकी माँ नज़र आती है, ना उसका कोई आसपास का नज़र आता है। वो लोग ऐसे लगता है जैसे हिस्ट्री में गायब हो गए। 5-6 महीने बीत जाते हैं। मेरी एनजीओ बहुत डिलीजेंटली बच्चे को अच्छी तरह से उसको पाल रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ न्यू बॉर्न्स को रखा जाता है और उसके अडॉप्शन के लिए कैंडिडेट्स ढूंढ रही है। तब हमें एक दिन एनजीओ की जो
सेकंड इन कमांड थी, वो आती हैं, सारिका नाम था शायद उनका, वो आती हैं और कहती हैं कि आपको बताऊं गुड्डी को अडॉप्ट करने के लिए कौन आगे आया है। तो फिर मुझे उनसे पूरी कहानी समझ आती है कि गुड्डी का जो ताऊ था, ऑब्वियसली उसको तो नहीं पता, गुड्डी के ताऊ की एक वाइफ थी जो कि एस्ट्रेंज थी, मतलब वो क्योंकि उसे मार पीटता था तो वो छोड़ के जा चुकी थी, डिवोर्स नहीं हुआ था, बट वो अपने भाइयों के पास रहती थी बहुत सालों से, और वो लोग थोड़े वेल ऑफ थे, और वो उसको किसी से पता चला और उसने इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दी है, और उसको ऑलमोस्ट अप्रूव किया जा रहा है, बट ओनली हैसल इज़ दैट शी इज़ 50+। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, बच्चे की अपनी नॉर्मल जेनेटिक ब्लड लाइन के और उसके रूट्स के नज़दीक वो बच्चा जा रहा है। खैर उस दिन के बाद एक दो बार हमने फॉलो किया तो लगता है कि बच्चा तो अडॉप्ट हो गया होगा। अब कहानियाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ बार बार घूमती है, और वो चीज़ वो थी जो गुड्डी की माँ ने बहुत ही कर्टली मुझे जवाब दिया था, जिसका एक दिन की बात है जब गुड्डी हमारे साथ दाखिल थी। उसके पेट पे बहुत खुजली मचती थी, 8वां-9वां महीना उसका चल रहा था, 9वां महीना स्टार्ट हो चुका था, और कोलिस्टेसिस की वजह से पेट पे कॉन्स्टेंटली ईचिंग होती रहती थी, हालांकि दवाइयाँ उसकी चल रही थी। तो वो आती थी मेरे पास ओपीडी में और बैठ जाती थी, जैसे वो स्क्वाट करके और हाथ जोड़ के कि मैम चलो, वो गुड्डी के ये हो रहा है, वो हो रहा है, छोटी छोटी कंप्लेन लेके आती थी। तो मैं थोड़ा झुंझला जाती थी उससे। आई मीन इतना हम कुछ कर रहे हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, तो कम से कम हमें ना तंग करो, कम से कम यही देख लो कि डॉक्टर बिजी हैं। तो एक दिन आई, उस टाइम सारे पेशेंट ख़त्म हो चुके थे, मैंने उसे सामने बिठाया, मैंने कहा तुम एक बात बताओ, अपनी गलती तुम्हें नज़र नहीं आती है? 3 लड़कियां हैं तुम्हारी, इस तरह से एक बच्ची है जिसको अपनी शरीर की सुध बुध नहीं है, और आप ऐसे कैसे जवान बच्चियों को अकेले घर पे छोड़ के काम के लिए निकल जाती हो? अगर आप ये सब ना करती तो आज ये दिन आपको देखने को नहीं मिलता। शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गई थी। गुड्डी की माँ, पहली बार उसने मुझे मुंह पे जवाब दिया, और जवाब क्या था? उसने आँख से आँख मिला के मुझसे ये कहा, पंजाबी में कहा, लेकिन मैं उसका सार आपको बता रही हूँ क्योंकि ये वो सार ही मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहता है। उसने मुझसे जो कहा वो इस तरह से था, डॉक्टरनी, जिन घरों में बच्चियाँ अपने बाप के साथ भी महफूज नहीं हैं, उन घरों की औरतों की ज़िंदगी मौत से कहीं ज़्यादा बदतर होती है। अपने घर में अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को अपने ही सगे वालों से कैसे और कब तक बचाती मैं? ये कह के वो चुप हो गई। इसके बाद कुछ भी कहने का ना मुझे अधिकार था, ना ही हिम्मत। मैं समझ गई, चुप हो गई। कहानी मैं आपको पूरी सुना चुकी हूँ। कोई इसके अंदर कोई सीख वगैरह जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, दिमाग की नसें अगर आपकी भी चटकी हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे समाज का इस कदर पतन कब और कैसे हो गया। अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए